अंतिम भाग। महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाने के बाद ही राव साहब पेशवा आदि विद्रोहियों के बुरे दिन शुरू हो गए। महारानी की मृत्यु का समाचार सुनकर राव साहब पेशवा और तात्या टोपे को बहुत दुख हुआ। वे बहुत घबरा गए जब और उन्हें पता चला कि उनका दाहिना हाथ नष्ट हो गया है। महारानी के समान तेजस्वी और पराक्रमी रत्न का दुष्ट काल के द्वारा हरण देखकर उन दोनों राजसी पुरुषों के रणोत्साह पर कालीमा लग गई। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि मंद पड़ गई और भागने के अलावा अब उन्हें दूसरा और कोई उपाय नहीं सूझा। सच्चे सहायक के न रहने पर ऐसी हालत हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राव साहब पेशवा और तात्या टोपे अंग्रेजी सेना के पराक्रम और अपनी असावधान सेना के धोखे से हताश हो गए थे, और इधर सिंधिया सरकार के सेना के सरदार जो विद्रोहियों में आ मिले थे, वे ऐन मौके पर स्वामी भक्ति दिखाने के लिए तैयार हो गए थे। इस कारण सर ह्यू रोज आदि अंग्रेज सेनापतियों को ग्वालियर को जीतने में बहुत समय नहीं लगा। महारानी के समान युद्ध कौशल वीरांगना का समरांगन में पतन होते ही विद्रोहियों की सारी सेना में उदासी छा गई। अंग्रेजों की भयानक मार के सामने उनके टिकने की अब कोई आशा नहीं रही। सारी सेना इधर उधर भागने लगी। यह देखकर अंग्रेज सेनापतियों को और भी आवेश चढ़ गया। उन्होंने लश्कर पर बहुत तेजी से हमला किया। सर ह्यू रोज ने प्रण कर लिया था कि सूर्यास्त होने के पहले ही सिंधिया सरकार की राजधानी जीत लूंगा। इसी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने शाम तक बाकी बचे हुए विद्रोहियों को नष्ट कर उन्हें भगा दिया। 23 तारीख को सर ह्यू रोज, सर रॉबर्ट हैमिल्टन और मेजर मैकफर्सन आदि योद्धाओं ने सिंधिया सरकार की राजधानी लश्कर में प्रवेश किया और अपने परम विश्वास पात्र महाराज जियाजीराव सिंधिया को गद्दी पर बैठाने का विजय उत्साह के साथ शुभारंभ किया। ग्वालियर की जीत का हाल सुनकर लॉर्ड कनिंग ने बहुत हर्ष प्रकट किया। उन्होंने महाराज जियाजीराव को राज्यारूढ़ करने के लिए प्रसन्नता के साथ आज्ञा दे दी। लाट साहब ने चारों ओर अपने तेजस्वी राजसूर्य का प्रकाश व्यक्त करने और धन्यवाद पाने के लिए सारे हिंदुस्तान में यह समाचार तुरंत भेज दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कलकत्ता से एक ऐसा हुक्मनामा निकाला कि हिंदुस्तान के प्रत्येक शहर में सिंधिया सरकार का सम्मान करने के लिए तोपों की सलामी दी जाए। सिंधिया सरकार की राजधानी लश्कर में खूब रोशनी हुई। सैकड़ों भोज दिए गए और अनेक जलसे और दरबार हुए। श्रीमान जियाजीराव ने सर ह्यू रोज आदि सेना अधिकारियों को अपने फूलबाग वाले महल में जंगी भोज दिया और उनका बहुत सम्मान किया। राव साहब पेशवा और तात्या टोपे आदि विद्रोहियों ने कुछ दिनों तक तो अंग्रेजी सेना को बहुत तंग किया, परंतु अंत में जिस तरह तेल रहित दीपक थोड़ा सा जलकर बुझ जाता है, उसी तरह उनकी सारी कोशिशों का अंत हो गया। ग्वालियर से भागने के बाद राव साहब पेशवा और बांदा के नवाब के साथ जनरल नेपियर ने जवारा अलीपुर में जो युद्ध किया, उसमें उन्होंने विद्रोहियों के इन 3 अंगों को बहुत हैरान किया। तब से ये लोग इधर उधर भागते ही रहे। इन्हें एक दिन भी सुख नहीं मिला। इनमें से बांदा के नवाब अंग्रेजी सरकार की शरण में आ गए और अभयदान पाकर उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की, परंतु राव साहब तात्या टोपे ने बहुत दिनों तक अंग्रेजी सेना की चपलता परखने के लिए, अथवा यह कहिए कि अपनी भागने की अद्भुत चतुराई संसार में प्रसिद्ध करने के लिए अंग्रेजों की ओर के जनरल नेपियर, रॉबर्टसन, मिचोल, ब्रिगेडियर पार्क, समरसेन बोम्स, होनर, मीड बेचर और सदरलैंड आदि अनेक सेनानायकों को 1.5 वर्ष तक बहुत हैरान कर उनसे तौबा तौबा बुलवा लेने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सारे हिंदुस्तान में एक प्रकार की गड़बड़ मचा दी। अनेक राजाओं को भयभीत कर डाला। बड़े बड़े सेनापतियों को नजरबंद कर दिया। क्षण क्षण में प्रकट और गुप्त होने वाले पिशाच की तरह लीला रचकर बड़े बड़े योद्धाओं को लाचार कर दिया और कुछ दिन तक अपने अघटित और विचित्र कामों से सारे संसार को हैरान करके छोड़ा। परंतु अंत में उन दोनों की बहुत शोचनीय हालत हुई। ग्वालियर में स्वराज्य की पुनः स्थापना करने वाला राव साहब पेशवा ने जब देखा कि अब उनका कोई सहायक नहीं रह गया, तब वे सन्यासी वेश धारण कर पंजाब के जंगलों में अपनी दुर्दैव की अर्थक्रिया
लीला का चमत्कार देखते हुए आयु व्यतीत करने लगे। परंतु सन 1862 में वे पकड़कर कानपुर लाए गए और तारीख 30 अगस्त को बिठूर में उन्हें फांसी दी गई। उनके सेनापति तात्या टोपे को अपने यशस्वी प्रभु का यह दुखद अंत देखने का या सुनने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अपने स्वामी की मृत्यु के पहले 7 अप्रैल 1858 को राजपुताना के एक जंगल में वे पकड़ लिए गए थे। मेजर मीड नामक एक अंग्रेज अफसर ने राजा मान सिंह नामक तात्या टोपे के एक भक्त को कुछ लालच देकर उसके द्वारा उन्हें सोते हुए पकड़ लिया था और उसी महीने की 18 तारीख को सिपरी में उन्हें फांसी दे दी गई थी। इस अलौकिक पुरुष ने मरते समय बड़ी शांति के साथ केवल इतना ही कहा कि मैंने जो कुछ किया है वह सब अपने स्वामी पेशवा की आज्ञा से किया है, उसमें कुछ भी बुरा नहीं किया है। अब मुझे शीघ्र ही परलोक पहुंचा दीजिए। सन 1857 में अनेक राजनीतिक कारणों से हिंदुस्तान में अराजकता के जो भयानक बादल उठे थे, वे उस समय के अंग्रेज वीरों और राजनीतिज्ञों के पराक्रम और चतुराई से बहुत जल्दी नष्ट हो गए। लॉर्ड कनिंग के समान चतुर राजनीतिज्ञ और सर ह्यूरोज के समान वीर पराक्रमी पुरुषों ने उस समय अंग्रेजी राज सत्ता की बहुत बुद्धिमानी और युक्ति के साथ रक्षा की। उस समय अंग्रेजों ने अपना स्वदेश अभिमान और अपनी अलौकिक चतुराई खूब दिखाई। यह उनके लिए गौरव की बात है और दूसरों के लिए उनके ये गुण अनुकरणीय है। सबसे अधिक राजनीतिक महत्व की बात तो उस समय अंग्रेजी सरकार ने की, वह हिंदुस्तान की प्रजा में परस्पर प्रेम बंधन है। 1 नवंबर सन 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया की आज्ञा से लॉर्ड कनिंग ने 2 घोषणा पत्र जारी किया। उसी को हिंदुस्तान में ब्रिटिश सरकार की कृपा का पूर्ण प्रसार समझना चाहिए। इस घोषणा पत्र में महारानी ने अनेक वचन दिए हैं। उन वचनों से यह पता चलता है कि महारानी विक्टोरिया हिंदुस्तान को कितना चाहती थी। वैसे कठिन समय में इस घोषणा पत्र ने बहुत काम किया। उस समय ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो प्रजा के मन बिगड़ रहे थे, वे इस घोषणा पत्र के प्रकाशित होने पर शांत हो गए और अंग्रेजी राज्य पर लोगों का विश्वास दृढ़ हो गया। इस घोषणा पत्र के बाद लॉर्ड साहब ने खुद कानपुर, आगरा, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, अंबाला और जबलपुर आदि शहरों में जाकर बड़े बड़े दरबार किए और लॉर्ड डलहौजी साहब की राजनीति से डरे हुए सारे राजा महाराजा को अभय दान दिया। ऐसे संकट के समय जिन्होंने सरकार को मदद दी थी, उन सब को लॉर्ड कनिंग साहब ने मन से धन्यवाद दिया और चारों ओर शांति स्थापित करके प्रजा के मन में ब्रिटिश सरकार का प्रेम उत्पन्न किया। सन 1857 के विद्रोह का एक और परिणाम यह हुआ कि सरकार को देशी राजाओं की ईमानदारी और ब्रिटिश सत्ता विषयक प्रेम का अच्छा अनुभव हो गया। सरकार को इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि संकट के समय में वे उसकी कैसी सहायता करते हैं। इससे सरकार ने इन संस्थानिकों को बहुत प्रसन्नता के साथ दत्तक लेने का पूरा अधिकार देने का विचार किया। सब लोग यह अच्छी तरह समझ गए थे कि निजाम, सिंधिया, होलकर और पंजाब के सिख राजाओं की मदद के कारण ही इस भयंकर प्रलय का असर अधिक नहीं हुआ। इंग्लैंड, मॉर्टर, स्टुअर्ट, एलिफेस्टने के समान अनुभवी और चतुर राजनीतिज्ञ ने दृढ़ता के साथ कबूल किया कि यदि सिंधिया निजाम और सिख सरदारों की रियासतें अंग्रेजी राज्य में मिला ली गई होती तो ब्रिटिश राज सत्ता को कहीं ठिकाना नहीं था। इस प्रकार जब वह सिद्ध हो गया कि इस देश की रियासतें कायम रखकर प्रजा को संतुष्ट रखना ही अंग्रेजी राज को दृढ़ रखने का एकमात्र उपाय है, तब अंग्रेजी सरकार ने बड़ी उदारता से हिंदुस्तान के सब संस्थानिकों को दत्तक लेने की आज्ञा दे दी। इससे उन सबको यह जानकर बहुत खुशी हुई कि अब हमारे प्राचीन घराने कायम रहेंगे। सिंधिया सरकार के दरबार में जब यह खबर पहुंची कि रियासतों को दत्तक लेने का हुक्म हो गया है, तब वहां प्रत्यक्ष पुत्र जन्म के समान आनंद मनाया गया। रीवा के महाराज को जब दत्तक लेने की आज्ञा दी गई, तब उन्होंने लॉर्ड कनिंग के सामने कहा कि हमारा क्षत्रिय कुल आज 12,000 वर्षों से सर्व प्रसिद्ध हो रहा है। उसे नष्ट करने के लिए इस बीच में जो दुर्दैव की हवा बह रही थी, वह आपकी अभयवाणी से अब बिल्कुल नष्ट हो गई है। इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
सन 1857 के विद्रोह में अनेक देशी और विदेशी वीरों का जो पराक्रम दिखाई दिया वह भी एक बहुत महत्व की बात है। इस प्रकार के वीर रत्न जिस देश में पैदा हों उस देश को सचमुच ही धन्य समझना चाहिए। सर ह्यूरोज, जॉन लॉरेंस, नेपियर इत्यादि जिन वीरों ने हिंदुस्तान में अपनी वीरता दिखाई उनके विषय में इंग्लैंड को बहुत अभिमान है। इससे यह बात अच्छी तरह पता चल जाती है कि उन लोगों में स्वदेश प्रेम कितना जागृत है। हमारे देश के जिन वीरों को बड़े बड़े प्रतिष्ठित और गुणवान अंग्रेजों ने अभिनंदन किया है उनके चरित्र यदि हम लोग ना जान पाए तो कहना चाहिए कि अपने देश के अंग्रेजों के इतिहास के प्रति हमारी बहुत उदासीनता है। सन 1857 के विद्रोह में हिंदुस्तान की जिस स्त्री रत्न ने अपने अलौकिक तेज से सारे संसार को चकित कर दिया था उसके शुद्ध गुणों के लिए अपना अभिमान दिखाकर इसे इतिहास के अग्रस्थान में भूषित करना हमारा परम कर्तव्य है। तेजस्वी हीरा यदि किसी बुरी जगह में भी पड़ गया है तो रत्न परीक्षक उसकी योग्यता कभी कम नहीं ठहरा सकता। झांसी राज्य की अतुल पराक्रमी महारानी लक्ष्मीबाई हालांकि किसी कारण से विद्रोहियों के पक्ष में हो गई थी, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी तेजस्विता, स्वाभिमान, वीरता, बुद्धि, चतुराई बहुत प्रशंसनीय थी। यह कोई साधारण बात नहीं है कि सर ह्यूरोज के जैसे एक बहुत बड़े रणधुरंधर योद्धा के साथ जिसकी वीरता का अर्ल ऑफ डर्बी, ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज और लॉर्ड पॉमर्स्टन ने बहुत यशगान किया है, जिसके अतुल पराक्रम का वर्णन करते करते अनेक अंग्रेज संपादक खुद को भूल गए। अपनी चतुराई और बहादुरी के बदले जिसे वर्नन स्टेनर्स और झांसी के सरदार का खिताब मिला, फील्ड मार्शल की पदवी मिली। इससे सर ह्यूरोज का बड़प्पन और गुण ग्राहकता भी अच्छी तरह प्रकट होती है। ऐसे विजय पुरुष ने जिस स्त्री रत्न का अभिनंदन किया उसका प्रकट होना सन 1857 के विद्रोह के शोचनीय इतिहास में एक स्मरणीय आश्चर्य है और इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि यह आश्चर्य इतिहास प्रिय लोगों के लिए हमेशा आनंद का कारण होगा। महारानी लक्ष्मीबाई ने जिस पक्ष को स्वीकार किया था उसे छोड़कर यदि वे अंग्रेजी सरकार की ओर से लड़ती तो अंग्रेजी राष्ट्रों की ओर से उनका बहुत गौरव हुआ होता और उनके यश की सीमा नहीं होती, परंतु ऐसा मौका नहीं आया। इसके लिए क्या किया जा सकता है? ईश्वर जैसे बुद्धि देता है उसी प्रकार सारी बातें होती हैं। ईश्वर की कृपा से जिसका उद्देश्य पूरा हो जाता है वही चतुर कहलाता है और उसी के काम की सब तारीफ करते हैं। महारानी कई खास कारणों से खासकर स्वराज्य के सुरक्षित रखने के लिए विद्रोहियों से शामिल हुई थी। इसलिए किसी अंग्रेज इतिहासकार ने जो उनके विरुद्ध लिखा तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु उनमें ऐसे भी कई उदार अंग्रेज ग्रंथकार हुए हैं जिन्होंने महारानी के गुणों की बड़ी तारीफ की है। ऐसी हालत में हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम उन्हें धन्यवाद दें और ऐसी सद्गुणी महारानी को अपने देश के मानव रत्नों में सबसे उच्च स्थान पर शोभित करें। यह भाग यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको महारानी लक्ष्मीबाई का भाग भी काफी पसंद आया होगा। कल से एक नया भाग शुरू करने वाली हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।